नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं कंचन शर्मा। आज के अखबार में कौन कौन सी खबर सुर्खियों में बनी हुई है, एक एक नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन सी खबरों पर आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे। देखिए, अमर उजाला में फ्रंट पेज पर एक छोटे से कॉलम में दिखाया गया है कि 10 राज्यों में 23 जिलों में फैला कोरोना संक्रमण। 1.5 गुना मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। ये कहीं ना कहीं गंभीर बात है। 10 राज्यों में 23 जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इन जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से कहीं ज्यादा पहुंच गया है। और वहीं पर शुक्रवार को देश में लगातार दूसरे दिन 3,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। इस बीच मरने वालों की संख्या में करीब 1.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि केरल के साथ में अब कर्नाटक भी पुरानी मौत का हिसाब दे रहा है और बीते एक दिन में 60 में से 56 जो पुरानी मौतें पुरानी हैं, जिसकी जानकारी देरी से इन राज्यों में मिली है। वहीं पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 3377 लोग संक्रमित मिले हैं। इस दौरान ही 60 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। तो ये बड़ा आंकड़ा है। कहीं ना कहीं कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखने की और एहतियात बरतने की आवश्यकता है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से कोशिश में है कि लोगों को जैसे तैसे समझा करके जागरूक किया जा सके कि मास्क वो पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बगैर किसी के कहे, बिना किसी के जोर आजमाइश के खुद से ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। तभी ये जो बीमारी है इससे लड़ा जा सकता है। और वैक्सीनेशन अवश्य ही कराया जाए। जल्द से जल्द जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है वो दूसरी डोज ले लें और अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब हो। तो इस पर विशेष तौर पर जागरूकता अभियान के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से जोर दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल राजू अगले उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू 1 मई को सेना के नए उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लेंगे। 1 मई को वो जनरल मनोज पांडे का जगह ले रहे हैं, उनका स्थान ग्रहण करेंगे। हेलीकॉप्टर पायलट रह चुके राजू फिलहाल बतौर DGMO पूर्वी लद्दाख में युद्ध तैयारियों को भी देख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, वो 1 मई को अपना पदभार संभाल लेंगे। ये बड़ी जानकारी है। वहीं देखिए दूसरी तरफ एक और जो खबर नवभारत टाइम्स में दी गई है, जिसको लेकर के फ्रंट पेज पर ही खबर है कि कंज्यूमर कोर्ट के पास अब डॉक्टरों की शिकायत की जा सकती है। इसमें है कि मरीजों के हक में बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों की तरफ से मुहैया कराए जाने वाली हेल्थ केयर सर्विस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आती है। यानी मरीज एक उपभोक्ता के तौर पर डॉक्टर के खिलाफ शिकायत कर सकता है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बारे में आदेश दिया था, जिसे मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि डॉक्टर के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है। तो अब कंज्यूमर कोर्ट के पास डॉक्टरों की जो शिकायत है वो की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक और बड़ी बात है कि 12 से 17 साल के जो किशोर हैं, उन किशोरों के लिए वैक्सीनेशन का टीका, इसके लिए जोर डाला जा रहा है कि भारत सरकार सलाहकार समूह NTAGI की ओर से 12 से 17 साल के जो किशोर हैं, उन किशोरों को कोवैक्सीन टीका लगाए जाने की सिफारिश की है। इस मीटिंग में 5+ बच्चों पर, यानी कि 5 साल से ऊपर जो बच्चे हैं, उन बच्चों पर फैसला नहीं हुआ था। और इस टीके को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। भारत के ड्रग कंट्रोलर ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को पिछले साल 28 दिसंबर को मंजूरी दी थी। वहीं पर 12 से 17 आयु वर्ग के इसी साल 9 मार्च को मंजूरी दी गई थी। तो इसे बनाने वाली जो सीरम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को हाल ही में पत्र लिखकर 12 साल से ज्यादा की जो उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों को टीकाकरण अभियान में कोवैक्सीन को शामिल किए जाने का अनुरोध किया था। तो इसकी सिफारिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि देखिए, ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं, जहां पर PM से के साथ में वो आज मंच साझा कर सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। यह है कि वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी और उड़ीसा के CM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं, CM नवीन पटनायक शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों ही मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं। इसका मकसद है कि राज्यों में जुडिशरी से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको सुलझाना इनका उद्देश्य है।
और इस सम्मेलन में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मंच पर वो दिखाई दे सकती हैं। जो अभी तक जानकारी मिल रही है, उनके साथ मंच शेयर कर सकती हैं। हालांकि उनकी पीएम मोदी से मुलाकात अभी तक इसका कोई योजना नहीं है, तो वो मंच शेयर करती हैं। किस वक्त होती है मंच शेयर, या करती हैं या नहीं करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और मंच से वो क्या अपनी बातें रखती हैं, इस पर भी बारीकी से नजर रखी जाएगी और वहीं पर आपको अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे। वहीं देखिए, एक बिजली संकट जो है वो भी गहराता जा रहा है और इसी को लेकर के तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं, ये भी। और वहीं वृंदावन की बात करें तो वृंदावन में आज शाम से 4 मई तक बाहरी वाहनों का जो प्रवेश है वो बंद हो जाएगा। अक्षय तृतीया पर वृंदावन में होने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था को बदलाव करने का निर्णय लिया, जिसमें 30 अप्रैल यानी शनिवार, यानी कि आज शाम से लेकर 4 मई की सुबह तक बड़े और 4 पहिया वाहनों का जो वृंदावन में प्रवेश है वो बंद हो जाएगा। शनिवार रविवार के बाद सोमवार को संभावित ईद की छुट्टी के मद्देनजर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने ये व्यवस्था बनाई है, जिसमें साल में एक बार होने वाले ठाकुर श्री बांके बिहारी के चरण और सर्वांग दर्शन में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ ये कि आजम के लिए सपा ने ढंग से आवाज नहीं उठाई, ऐसा स्टेटमेंट है शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव लगातार सपा के खिलाफत कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करते हुए, मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने बहुत सी बातों में अपना स्टेटमेंट दिया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास संघर्ष, आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने को रहा है, पर अब ये दिखाई नहीं देता है आजम खान की रिहाई के लिए सपा ने सही तरीके से आवाज नहीं उठाई है। ये बात लगातार सामने आ रही है और कहीं ना कहीं आजम खान भी अब अपने जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं सपा से जुदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो खबरें हैं वो खबरों का बाजार बहुत गर्म है इस बात को लेकर के, तो ये क्या राजनीति कहाँ क्या मोड़ लेती है वो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि आज जो राजभर हैं वो भी मुलाकात करने वाले हैं ईद से पहले। आजम खान से मुलाकात कैसी रहेगी जेल में, या किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन बातों पर चर्चा रहेगी, वो देखने वाली, उस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ये भी खबर सुर्खियों में बनी रहेगी। वहीं पर भारत की सख्ती के आगे झुका है चीन, भारतीय छात्रों को वापस आने की अनुमति देगा। ये है कि आपको बताएं कि भारत की सख्ती के बाद में चीन की आकर ढीली पड़ गई है। उसने चीनी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उन छात्रों में से कुछ को वापस आने की अनुमति देने की घोषणा की है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए चीन के द्वारा लगाए गए वीजा और उड़ान प्रतिबंधों के चलते लगभग 23,000 विद्यार्थी पिछले साल से स्वदेश में फंसे हुए हैं। तो ये बड़ी बात है। तो छात्रों को लौटने के लिए वीजा नहीं दे रहा था ड्रैगन, भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद में अपना सुर बदल दिया है। तो चीन के इस रवैये पर भारत सरकार ने भी सख्ती दिखाई थी और हाल ही में भारत ने भी चीन नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा जारी करना बंद कर दिया। इसके बाद ही चीन के रुख में बदलाव आया है। तो ये बदलाव अब थोड़ा कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है, इस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ समय रहते ध्यान ना देने पर बिजली का जो संकट है वो और भी ज्यादा गहरा सकता है, ऐसा सत्येंद्र जैन का कहना है। क्या है कि एक बार फिर से केंद्र सरकार से ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी दूर करने की मांग की गई है। दिल्ली में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोयले की कमी से बिजली उत्पादन में समस्या आ रही है। केंद्र सरकार को परेशानी दूर करनी चाहिए, कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए रेलवे को मालगाड़ियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र सरकार के वक्त रहते कदम नहीं उठाया तो दिल्ली मेट्रो और अस्पतालों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति में परेशानी आ सकती है। तो इसको ये एक मेन मुद्दा बना हुआ है। इसको लेकर भी जो परेशानियां हैं उन पर भी हम आपको अपडेट देंगे और जो भी इसमें कदम उठाए जाएंगे उस पर भी आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। तो ये बड़ी खबरें हैं जिन पर सारा दिन आपको चर्चा भी सुनने को मिलेगी और आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।